राम राम सभी को। अयोध्यावासी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होगा जल्द पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, टाइम पर आप चीजों को देखते रहो। ठीक है, थोड़ा एक दो दिन से वीडियोज नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। एक दो दिन में वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे और प्रॉब्लम ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आज बात करते हैं टॉपिक क्या। तो टॉपिक आज हमें पढ़ना है कैपेसिटर, है ना। क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं बोर्ड में इसका वेटेज, और जेईई मेंस और नीट में भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर के जब बात, जैसे वर्ड सुनोगे कैपेसिटर, तुम्हारे दिमाग में आएगा होता क्या है। तो होता क्या है, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था रेजिस्टर के बारे में, सेम वही एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो भी था। उसका काम क्या था? उसका काम था सर्किट में करंट को बैलेंस करना, पोटेंशियल डिफरेंस और ये सारी बातें पढ़ते थे आप उसमें। ठीक है, सेम उसी तरीके से कैपेसिटर भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। आगे और क्या पढ़ोगे? आगे पढ़ोगे इंडक्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद इंडक्टर के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद और आगे पढ़ोगे तो सेमीकंडक्टर जाओगे तो वहां डायोड, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारे, ये जितने भी नाम आप सुन रहे हो, इनका सबका अपना एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत ज्यादा रोल है। आप देखोगे कभी भी किसी मदरबोर्ड को तो उसमें बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, वो सब, ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सब मिलके एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं। तो कैपेसिटर का उसमें क्या रोल है? तो तुम्हारे दिमाग में पहली बात तो आएगी कैपेसिटर है क्या। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का। करता क्या है? कैपेसिटर चार्ज के माध्यम से, है ना, अपने किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टोरेज करा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रखता है ना। क्या करता है कैपेसिटर? मतलब कोई कंडक्टर अपने ऊपर चार्ज कितना रख पा रहा है, उसकी वजह से उसमें एक इंटरनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। तो यही काम तो बैटरी का भी है। तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई एनर्जी स्टोरेज का काम तो बैटरी भी करती है और एनर्जी स्टोरेज का आप बोल रहे हैं कैपेसिटर भी करता है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो देखो, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटी का क्या है कि दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराते हैं, दोनों ही एनर्जी को स्टोर करते हैं। और डिफरेंसेस क्या है कि जो बैटरी है आपकी, वो चार्जिंग बहुत धीमे होती है, उसकी जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत स्लो है और डिस्चार्ज भी बहुत स्लो होता है। जबकि कैपेसिटर क्या है, इसका काम रैपिड तरीके से होगा, ये चार्ज भी बहुत तेजी से होगा और डिस्चार्ज भी बहुत तेजी से होगा, है ना। तो तेजी से होने का फर्क क्या है? देखो, असल में हमें कोई चीज स्टार्ट करनी है, जैसे मान लो कोई मोटर स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग में उसको इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए स्टार्ट करने के लिए, वो नॉर्मल सर्किट से नहीं मिल पाती है ना। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगाया जाता है ताकि वो अच्छे से ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दे। और ज्यादा एनर्जी जब एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आएगी तो जाहिर सी बात है ज्यादा वर्क डन कराएगा वो। और वो जो भी जैसे कोई मोटर है, आपका फैन है, फैन सबसे बढ़िया एग्जांपल है। कभी कभी फैन में देखो होता है कि फैन रुक जाते हैं, तो पेन से या किसी भी चीज से आप उसको रोटेट कराओ तो अच्छे से, एक बार अगर तेजी से स्पीड से रोटेट करा दिया तो हो सकता है वो चल जाए, तो बोला जाता है कंडेंसर में प्रॉब्लम है ना। इसका मतलब कंडेंसर वर्क नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब कि अगर कंडेंसर सही होता तो आप केवल स्विच ऑन करते और कंडेंसर क्या करता, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता ताकि मोटर एक बार रोटेट कर जाए। और एक बार मोटर रोटेट कर गया तो वो पूरी तरह से कंडेंसर आपका डिस्चार्ज हो गया और मोटर क्या हो गया, मोटर एक बार रन कर गया। इसके बाद जो नॉर्मल करंट भी मिलेगा वो उतना इनफ है कि वो आपके पंखे को चला सकता है, फैन को। क्लियर है? तो कैपेसिटर एक बार में ज्यादा एनर्जी रिलीज करा के कोई भी आपका जो भी आप रिक्वायर्ड काम है वो आप कराते हो, है ना। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे फ्लैश कैमरा एकदम सडन अमाउंट में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करेगा तो कैमरा एकदम फ्लैश लाइट बढ़िया से जलेगी और इसके बाद बंद हो जाएगी, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा और फिर वही सेम फिनोमिना होता रहेगा। तो चार्जिंग भी बहुत तेज होती है और डिस्चार्जिंग भी बहुत तेज होती है। तो फैन का भी एक एग्जांपल आपने ले लिया। आजकल देखो जो वाटर पंप होते हैं, पानी वाले मोटर्स, उनमें भी स्विच दबाओ चलने लगता है, वहां भी कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर नहीं होता तो रस्सी से बांध के पहले मोटर घुमाते और जब मोटर घूमने लगता फिर वो काम करता उस तरीके से, है ना। देखा होगा पहले एक ऑटो आती थी और गणेश जी टाइप के आगे मुंह से सूंड जैसा निकला होता था। उसमें भी क्या होता था कि ड्राइवर उसमें रस्सी लगा के और रस्सी से खींचते थे बहुत तेजी से, और जब खींचते थे तेजी से तब अपने आप उसका मोटर स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अब
जाहिर सी बात है कि हर चीज मॉडिफाई होती जा रही है, अब कंडेंसर बहुत हैवी आने लगे हैं और कंडेंसर के बहुत सारे टाइप हैं, है ना। तो आपने क्या समझ लिया कि कैपेसिटर है क्या, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो सर्किट में यूज होता है। काम क्या है, एनर्जी स्टोरेज का, है ना, एनर्जी रिलीज करा के अपना काम जो करना है कराएगा सर्किट में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा भाई। कम इलेक्ट्रिक सर्किट में कंपोनेंट एक रजिस्टर होता था, उसको आप इस तरीके से बनाते थे, है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो कैपेसिटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का आप देखोगे, है ना। तो देखो केवल यही नहीं होता, असल में कैपेसिटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सेरामिक टाइप, एल्यूमिनियम और ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बेसिक तरीके से अगर देखा जाए तो एक नॉन पोलर टाइप का कैपेसिटर होगा, नॉन पोलर, और एक होगा पोलर। पोलर मतलब पोलैरिटी फिक्स कर दी जाए, मतलब ये फिक्स कर दिया जाए कि जब भी इसको किसी बैटरी या किसी भी चीज से, अगर हमको बैटरी या किसी भी चीज से कनेक्ट करेंगे तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल प्लस के साथ ही लगाएंगे। तो जब टर्मिनल फिक्स कर दिया, इस वजह से ये केवल डीसी पे काम करता है, एसी पे काम नहीं करेगा, क्योंकि एसी हमेशा अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है। आपने थोड़ा बहुत जाना है एसी के बारे में, नहीं तो आगे और पढ़ेंगे हम लोग। नॉन पोलर एसी डीसी दोनों पे वर्क करता है। और एक और टाइप का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो कुछ इस टाइप का दिखेगा, मतलब ये वेरिएबल कैपेसिटेंस को दिखाता है, ठीक। तो कैपेसिटर क्या होता है, उसका काम क्या है, और उसका सर्किट में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये आप उसके बारे में समझ गए, ठीक। अब हम लोग इसके चलते हैं कि इसका जो बेसिक फिनोमिना है वो है क्या, कैपेसिटर, है ना। जैसे मान लो आपके घर पे एक टंकी है, टंकी का शेप कुछ इस तरीके का, गिलास के तरीके का, उसमें आपको पानी भरना है ना। तो जब पानी आप भरोगे तो देखते क्या हो, पानी भरते हैं तो पानी का लेवल अप होता है। पहले गिलास पूरा खाली था, पहले गिलास जब पूरा खाली था तो खाली गिलास मतलब उसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, है ना। खाली गिलास मतलब कैपेसिटी ज्यादा थी। अब उसमें गिलास में पानी भर रहे हो तो लेवल अप हो रहा है, लेवल अप हो रहा है मतलब उसका पोटेंशियल या लेवल बढ़ रहा है या पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसका मतलब कि देखो गिलास में अब कम पानी आएगा ना, पहले इतना पानी आता, अब इतना ही पानी आ पाएगा क्योंकि इतना तो कवर हो गया, अब इतना ही स्पेस खाली बचा है। और ज्यादा पानी डालोगे और लेवल अप होगा और कैपेसिटी कम होगी, है कि नहीं। मतलब कि अगर हम ले लें पानी को चार्ज की तरह, समझ लो पानी के बजाय आप गिलास में क्या डाल रहे हो, चार्ज, और लेवल को ले लें पोटेंशियल की तरह, तो ध्यान दो तो क्या पता लग रहा है कि अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। मतलब चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जिस तरीके से किसी कंडक्टिंग बॉडी पर आप चार्ज बढ़ा रहे हो, चार्जिंग बढ़ा रहे हो, तो जैसे जैसे चार्जिंग बढ़ेगी उस बॉडी का पोटेंशियल भी अपने आप राइज करता जाएगा, और अपने आप पोटेंशियल राइज करता जाएगा तो जाहिर सी बात है अब उसमें जो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी ना, है कि नहीं। तो यही आपको मेन बात समझ में आई कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कंपोनेंट, एक कांस्टेंट यूज करेंगे C, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो Q इज इक्वल टू CV। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू होगा Q अपॉन V। मतलब कैपेसिटेंस में आपको दो पैरामीटर मिले, एक चार्ज और एक पोटेंशियल। तो अगर मैं पूछूं कि कैपेसिटेंस किसी भी बॉडी का या किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, तो तुम बोलोगे चार्ज पे और उसके पोटेंशियल पे। लेकिन मैं बोलूंगा कि नहीं, ना तो ये चार्ज पे डिपेंड करता है ना ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई। कहोगे यार ऐसा क्यों। जैसे हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था डेंसिटी के बारे में, मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा था, मास अपॉन वॉल्यूम, और बोला गया था कि डेंसिटी किसी भी बॉडी की चेंज नहीं होती है जब तक कि टेम्परेचर चेंज ना किया जाए। क्यों, एक बाल्टी पानी ले लो, है ना, और एक चम्मच पानी निकाल लो, उसमें से टेम्परेचर अगर सेम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे है ये रूम का टेम्परेचर, और एक बाल्टी में पानी रखा, एक चम्मच में पानी रखा, तो तुम्हारे हिसाब से डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी भाई, बाल्टी की भी नहीं ज्यादा होगी और इसकी भी, दोनों सेम होंगी जब तक कि टेम्परेचर में डिफरेंस
ना आए, तो तुम लोग कहोगे यार उसमें पानी का मास कम है और उसमें पानी का मास बहुत ज्यादा। तो पानी का मास ज्यादा है तो वॉल्यूम भी तो ज्यादा है, और अगर चम्मच में मास कम है तो वॉल्यूम भी तो कम है। मतलब जिस रेट से मास निकलेगा उसी रेट से वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इस वजह से डेंसिटी के फॉर्मूले में मास और वॉल्यूम दोनों है, लेकिन ना तो वो मास पे डिपेंड करेगा ना वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? उसी सेम तरीके से कैपेसिटेंस में फॉर्मूले में Q और V है, लेकिन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है कि नहीं? तो जाहिर सी बात अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि डिपेंड किस पे करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही जो आप लिए हो ये ग्लास, इस ग्लास को देखो शेप वही है, साइज बढ़ा दूं और अब पानी डालूं तो इतना पानी तो इसके यहीं पेंदी तक रह जाएगा यार। अरे हाँ कि ना? तो कहोगे कि अब देखो अब इतना खाली है ना, वही पानी इसी पानी को इसमें डाला तो इतना ही तो लेवल जाएगा। तो क्या हो रहा है, अगर साइज बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट क्या है, अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी का शेप तो बाद में आएगा, पहले साइज अगर चेंज कर दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। दूसरा, इसके बजाय मैं इस तरीके से सिलेंड्रिकल ले लूं, है कि नहीं? सिलेंड्रिकल गिलास ले लूं इस तरीके का, हो सकता है यहां तक भर जाए ये। तो इसका मतलब कि शेप पर भी डिपेंड कर रहा है। पहला तो हुआ साइज पे, दूसरा हुआ शेप पे, है ना? तीसरा क्या होगा, अब मान लो जैसे आप क्या करते हो, जैसे किसी के यहां बहुत सारे किराएदार हैं, तो एक टंकी पहले लगी हुई थी, एक टंकी से काम चल जा रहा था, 2-3 और किराएदार आ गए, अब 500 लीटर की टंकी क्या हो रही है, काम चल नहीं पा रहा है। तो क्या करते हैं, एक टंकी को और ज्वाइन कर देते हैं, एक और बगल में ले आके ज्वाइन कर दिया, अभी पानी पहले इसमें चला जाएगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया कि नहीं यार? पानी की कैपेसिटी और होल्ड कर सकता है ना ये, क्योंकि पहले ये भरेगा, जब ये भरेगा तो ये भरेगा। उसी तरीके से एक और कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ अनोदर कंडक्टर, हाँ कि ना? एक और कोई कंडक्टर लेते आए, जैसे एक टंकी के बगल में एक और टंकी, उसको ज्वाइन कर दिया गया, तो कैपेसिटेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? सेम तरीके से अगर एक कंडक्टर रखा हुआ है, उसके पास में कोई दूसरा कंडक्टर लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है उसके कैपेसिटेंस पे भी फर्क आएगा। 3 मेनली फैक्टर आपने समझे कि किसी कैपेसिटेंस, किसी बॉडी का कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करेगा ना तो उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? साइज पे, शेप पे, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर। और एक और पॉइंट होता है मीडियम, कौन सा मीडियम लिया जा रहा है। यार जैसे पानी डालो, शहद डालो, घी डालो, तो सब में फर्क है ना, कि सबकी अपनी डेंसिटी अलग है, सब अपना स्पेस अपना अलग ऑक्यूपाई करते हैं। उसी तरीके से जो क्या कहते हैं कंडक्टर है आपका, जिसपे आप चार्ज स्टोर करा रहे हो, चार्ज देते जा रहे हो, वो किस मीडियम में है, एयर में है, वाटर में है, किस मीडियम में है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो 4 मेनली फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा क्या डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस। क्लियर? बात समझ में आई क्या? तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C = Q/V, लेकिन दोनों ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, Q और V पर, क्योंकि चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, चार्ज घटाओगे तो पोटेंशियल घट जाएगा। इस वजह से कैपेसिटेंस 4 चीजों पे डिपेंड करता है। क्लियर है? अच्छा, तो मुझे लगता है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसका अब आपको बोलोगे कि नहीं मुझे करके दिखाओ, किसी चीज पे दिखाओ कि कैसे उसके इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उस पे नहीं डिपेंड करता। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं ले लूं कि स्फीयर, देखो एक कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? कंडक्टिंग। भाई साहब कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग ये सारी प्रॉपर्टीज आपने पहले ही पढ़ रखी हैं। कंडक्टर वो होते हैं जिसके वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं होता, अगर उसको कोई भी चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज कहां पे, रिपेल होकर सरफेस पे ही आता है ना? तो कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारा चार्ज उस पे कहां पर आएगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा। क्यू चार्ज है ना, आपने क्यू चार्ज दिया, देते जा रहे हो, जैसे पानी भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भर जाएगा तो गिरेगा ना पानी। उसी तरीके से कोई कंडक्टर है, उसकी भी तो अपनी लिमिट है। पहले 1 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, या 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, ऐसे करते ही जा रहे हो।
तो इसकी भी तो अपनी यार एक लिमिट है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। एक टाइम के बाद निकलना बंद हो जाएंगे, या एक टाइम के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज आना बंद हो जाएंगे, उससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। इसीलिए तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कैपेसिटर, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, इससे ज्यादा अब वो चार्ज नहीं ले सकता। और जब उससे ज्यादा चार्ज नहीं ले सकता तो अब चार्जिंग दोगे तुम तो चार्ज लीक कर जाएगा ना, जैसे पानी गिर जाता है उसी तरीके से चार्ज क्या हो जाएगा, लीक कर जाएगा। तो पहले हमें पता चल जाए, ये पता चल जाए कि भाई गिलास में, और तुम आंखें खुली है तुम्हारी और ये देख रहे हो कि गिलास कितनी खाली है, उसी हिसाब से पानी डालते हो ना। अब आंख बंद करके डालोगे तो गिरेगा ही ना। उसी तरीके से अगर आपको पता हो जाए कि अगर एक स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, और उस पर कितना चार्ज दे दें ताकि उसका कैपेसिटेंस हमें मैक्सिमम कैपेसिटेंस पता चल जाए। तो एक बात बताओ कि यहां पर आपने निकाला था कि किसी भी बॉडी के सरफेस पे आप यहां पर पोटेंशियल जो फॉर्मूला था वो था के क्यू बाई आर, है ना। इस कंडक्टिंग जो स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी है इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई आर, और अंदर में कितना होगा, तो इतना ही होगा। आपको पढ़ाया जा चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर 0 होती है और सरफेस पे होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वही सेंटर पे होगा। तो ये बात याद रखना कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, लेकिन पोटेंशियल कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है। तो पूरा हर जगह पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। अच्छा, अब आपने सी निकालना है तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। क्यू अपॉन वी मतलब क्यू अपॉन के क्यू बाई आर। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यार के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया ये और ये, और के अपॉन आर बचा, आर ऊपर गया तो आर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा कैपेसिटेंस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, है ना। ये कब आया, जब ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है ये एयर में प्रेजेंस था। किसमें था, एयर में, तब उसका कैपेसिटेंस कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर ये किसी मीडियम में प्रेजेंट होता जिसकी परमिटिविटी कितनी होती, एप्सिलॉन, रिलेटिव परमिटिविटी होती एप्सिलॉन आर, तो जाहिर सी बात है उसका कैपेसिटेंस कितना आता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर। आई बात समझ में भाई, डाइलेक्ट्रिक लग जाता, क्लियर। तो देखो, और ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तीन चीज कांस्टेंट। ये बदलता है, मेटल के केस में इनफाइनाइट, वाटर के लिए 81। तो हर मीडियम का अपना अलग अलग एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है, तो मीडियम चेंज करेंगे तब भी कैपेसिटेंस बदलेगा। और इसी का देखो साइज बदलेंगे, साइज मतलब रेडियस बदलेंगे, तो हो सकता है बड़ा कर दें, तो बड़ा करेंगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगी तब भी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो यही तो बताया था मैंने, मीडियम पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है उसके साइज पे, ठीक। और एक बात बताया था, शेप पे भी डिपेंड करता है। तो शेप से आप समझोगे कि इसको मेनली 3 कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो ये कैसा था, स्फेरिकल टाइप की कंडक्टिंग बॉडी, ठीक। तो यार ये समझ पा रहे हो कि कैपेसिटेंस है क्या, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, बात समझ आई, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। काम क्या करता है, वो एनर्जी स्टोर करता है ना। और किस पे डिपेंड करता है, तो शेप पर, साइज पर, प्रेजेंस ऑफ मीडियम और प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब इसके टाइप कितने हैं, देखो आप नोट कर लेना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। और बाकी यूट्यूब चैनल पे मैं अपना वो जो कोचिंग का एप्लीकेशन है उमंग क्लासेस नाम से, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पे इसके सारी थ्योरीज, इसके सारे डीपीपी और क्वेश्चन सारे सब कुछ दिए हुए हैं, ठीक। तो कैपेसिटर के टाइप के बारे में बात करनी है, तो टाइप के बारे में बात करें तो एक तो होता है आपका पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। एक होगा स्फेरिकल, स्फेरिकल कैपेसिटर, और एक होगा सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल टाइप का मतलब ये और ये, इनको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना हमको। जो सबसे ज्यादा रोल प्ले होगा या सबसे ज्यादा जिसपे हम
अपना पीएचडी करेंगे वो किस पे करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। ठीक, तो अब हम लोग बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कैपेसिटर के कितने टाइप पढ़ेंगे हम, 3, पैरेलल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करें तो मान लो पहले एक कोई सीट थी, कंडक्टिंग सीट है ना, उस पे चार्ज कितना था, प्लस क्यू का चार्ज था। तो इसको सामने से देखेंगे तो कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। अरे भाई सीट मतलब समझ लो पेज होता है ना, पेपर का पेज, पेपर के पेज को अगर देखोगे तो सामने से देखोगे तो ऐसे लाइन सा दिखेगा, और क्योंकि वो तो एरिया कवर करता है, वॉल्यूम तो कवर करता नहीं, और उसको ऐसे अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट करूंगा तो लगेगा कि एरिया है, लेकिन अगर उसको फ्रंट व्यू से देखोगे तो ऐसे लाइन सा दिखेगा ना। तो उसको मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं कि ये एक सीट पहले से रखी है, इनफाइनाइट टाइप की सीट, जिसपे चार्ज कितना है, प्लस क्यू का। अब प्लस क्यू का चार्ज है तो आधा चार्ज यहां बटा होगा और आधा चार्ज यहां बटा होगा, दोनों सरफेस पे Q/2 आधा इधर और आधा इधर, Q/2 टोटल चार्ज कितना है बॉडी पर, प्लस क्यू। अब मुझे इस पे और चार्जिंग बढ़ानी है ना, मुझे इसका कैपेसिटेंस क्या करना है, बढ़ाना है। कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है, अब क्या तरीका है इसको चार्ज बढ़ाने का, तो मैं एक कैपेसिटर लेकर आऊंगा इसके पास में, एक कंडक्टर लेकर आऊंगा इसके पास में, जो कि कैसा होगा, न्यूट्रल। कितना चार्ज होगा, 0। न्यूट्रल कंडक्टिंग सीट लेकर आया इस वाली सीट के पास में, जो कि पहले से प्लस क्यू की चार्ज थी। तो जाहिर सी बात है इस प्लस Q/2 की वजह से यहां पर भी एक चार्ज इंड्यूस होगा -Q/2, हाँ कि ना, और -Q/2 यहां पर जनरेट हुआ तो इस रीजन में कितना चार्ज जनरेट होगा, +Q/2, है ना। तो देखो ध्यान से, एक अभी भी देखो, अभी भी इस पे टोटल चार्ज कितना है, 0। अभी टोटल चार्ज कितना है, 0, मतलब अभी भी ये न्यूट्रल ही है। लेकिन चार्ज बॉडी के पास में अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी और लेकर आओगे कंडक्टिंग बॉडी के पास में, तो इंडक्शन बताया गया था, चार्ज इंड्यूस होता है। तो यहां +Q/2 है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास, वो इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो जब इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर जाएंगे तो इस सरफेस पे भी तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कितनी कमी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन इस वाले सरफेस पे चले जाए। लेकिन ओवरऑल अभी भी बॉडी कैसी बनी हुई है, अभी भी बॉडी आपकी न्यूट्रल बनी हुई है। लेकिन देखो अब आधा काम तो कर चुके हो कि ये एक चार्ज बॉडी थी प्लस क्यू और एक दूसरी चार्ज बॉडी थी न्यूट्रल बॉडी थी। इस पर अभी इसके सरफेस पे +Q/2 का चार्ज था और इसके भी सरफेस पे +Q/2 का। इस चार्ज कंडक्टर के पास में ये कंडक्टर लेकर आए तो यहां चार्ज इंड्यूस हुआ -Q/2 और इसकी वजह से यहां पर कितना इंड्यूस हुआ, +Q/2। हो क्या रहा है, इस नेगेटिव की वजह से यहां पोटेंशियल घट रहा है, और यही हम चाह रहे थे। अगर चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए पोटेंशियल को घटा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस हमारा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है C = Q/V, C = Q/V। तो अगर चार्ज को ना छेड़ा जाए, चार्ज Q का Q ही रहे और पोटेंशियल कैसे भी करके कम हो जाए, तो कैपेसिटेंस नहीं बढ़ जाएगा। और यही तो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारे जो इन्वर्टर है उसमें प्लेटें लगी होती है ना, उस प्लेटों पे ही तो चार्ज स्टोरेज होते हैं। हम ये चाहते हैं कि उस पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर हो, तभी तो ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो अगर हम चार्ज को कांस्टेंट रख के पोटेंशियल को कम कर ले जाएं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटेंस को अगर मुझे बढ़ाना है तो पोटेंशियल कम करना पड़ेगा। और पोटेंशियल देखो, ये वाला नेगेटिव चार्ज, किसी नेगेटिव चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया गया था -kq/r होता है। और अगर किसी प्लस चार्ज की वजह से r दूरी पर अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो होता है +kq/r। देखो ध्यान से, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर कुछ दूरी है, मान लो दूरी है कुछ d, और ये जो सीट थी इसका एरिया कितना है a, ठीक। तो इसकी वजह से ध्यान देना, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां कुछ दूरी पर पोटेंशियल घटेगा ना, क्योंकि माइनस साइन लगा होता है, तो ये पोटेंशियल को घटा रहा है और यही हम चाह रहे थे। लेकिन ये जो +Q/2 है वो उतना ही बढ़ा दे रहा है। अरे भाई, जितना ये घटाया उतना ये बढ़ा दे रहा है लगभग, तो फायदा नहीं मिल रहा है ना हमको।
तो जब फायदा नहीं मिल रहा है तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि साला ये चार्ज जो है ना ये कैसे भी हट जाए। और इस चार्ज को, क्योंकि यही बीच का रोड़ा है, इसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं अर्थिंग का। इस वाले जो सरफेस को क्या कर दे हम, अर्थ, है ना। तो इस चार्ज को, इस सरफेस को जैसे ही आप अर्थ करोगे तो अर्थ का काम क्या है, एक तरीके से जिस भी बॉडी के साथ अर्थ कनेक्टेड हुआ, अर्थिंग हुई, वो बॉडी 0 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगी। उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। मतलब ऐसा देखो, ऐसे रेफरेंस बनाया गया है कि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी जो चार्ज कैपेसिटी है वो लगभग इनफाइनाइट है। तो अगर पोटेंशियल 0 हो गया तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब बहुत चार्ज रखता है। किसी भी बॉडी के साथ कनेक्ट कर दोगे उसका पोटेंशियल कितना, 0 वोल्ट। इसका मतलब कि चार्ज का, देखो अर्थिंग काम क्या करती है, अगर यहां चार्ज +q/2 है, इसको करेगी वो 0 वोल्ट। 0 वोल्ट कैसे करेगी, +q/2 मतलब यहां इलेक्ट्रॉन कम है। कितने इलेक्ट्रॉन कम है, इतने कम है, उतने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देगी। इसीलिए गांवों में अर्थिंग का काम किस लिए करते हैं, फ्लक्चुएशन जो होती है करंट में, उसके लिए आप क्या करते हो, एक अर्थिंग वायर लगाते थे। तो अगर बिजली कम आ रही है तो जाहिर सी बात, अगर चार्जिंग कम है तो चार्ज प्रोवाइड कर देगा, और अगर बहुत तेज लाइट आ रही है तो चार्जिंग ज्यादा फ्लो हो रही है तो वो कुछ चार्ज को ग्राउंड कर देगा। तो फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए भी अर्थिंग का काम किया जाता है, 0 वोल्ट पोटेंशियल बनाने के लिए। यहां पर अभी चार्ज की कमी है, उतने चार्ज को ये प्रोवाइड कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि अब देखो कुछ डायग्राम कुछ किस तरीके का बनेगा। जैसे ही आप अर्थिंग करोगे उसको, है ना, तो अब आपका देखो कैसे होगा। अर्थिंग करने के बाद इस पे +q/2, इस पे भी +q/2, क्योंकि टोटल चार्ज बॉडी पर कितना था, +q, और ये था 0, है ना। और आपने अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग किया तो देखो क्या हुआ कि इसको अर्थिंग कर देने पर ये तो हो गया 0 चार्ज, और इस पर कितना बचा, -q/2, आगे ना। अब -q/2 की वजह से ये जो चार्ज था ये भी तो इधर अट्रैक्ट होगा, और ये अट्रैक्ट होगा, तो अब इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +q, और यहां भी कितना, +q, और यहां +q है तो यहां भी कितना इंड्यूस होगा, -q। नहीं आ रहा समझ में आपको अभी भी? तो देखो पहले एक साइड पर चार्ज कितना था, +q/2, अभी एक साइड पे चार्ज कितना है, +q। मतलब एक तरीके से चार्ज बढ़ा कि नहीं, और पूरी बॉडी पर चार्ज तो उतना ही है, लेकिन अब इस पे चार्ज और होल्ड किया जा सकता है ना। यहां पर कितना चार्ज हो गया, एक साइड में पहले कितना चार्ज था, +q/2, अभी कितना चार्ज है, +q, और इस -q की वजह से यहां का पोटेंशियल भी क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यही तो आप चाह रहे थे, पोटेंशियल भी कम हो गया और चार्ज और भी कैपेसिटी इसकी बढ़ गई। अब और चार्ज ले सकता है दूसरा वाला एंड पे। नहीं आया, ठीक है। तो ये बात आपने, यही सिस्टम बनाना चाहे थे आप। अब देखो इस प्लस, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। किसी सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, σ/2ε0। तो σ/2ε0 इस +q की वजह से, और इस -q की वजह से कितना, σ/2ε0। इक्वल और अपोजिट है तो इधर नेट फील्ड कितनी आएगी आपकी, 0। इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 0। और इस रीजन में बात करें तो +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर ही जाएगी, कितनी, σ/2ε0। और इस -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है ना अपनी तरफ, तो फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं और पॉजिटिव से दूर जाती हैं। इसीलिए +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ये कितनी है, σ/2ε0। तो नेट तो अभी भी इधर भी कितना है, 0। तो ये जो दो रीजन है, पहला और तीसरा रीजन, पहले और तीसरे रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आपकी, 0। ये देखो इनके बीच का जो रीजन है, +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, कितनी, σ/2ε0। और -q की वजह से भी इधर ही होगी, क्योंकि नेगेटिव है तो इधर ही जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये σ/2ε0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, ई नेट की बात करूं, तो ई नेट कितना होगा, σ/2ε0
प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो रीजन है उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब आपको पता चल गया, मैं एक बार फिर से यहां पे चीजें बना रहा हूं, अब आप पूरी तरीके से एक बार देख लेना, एक तरीके से याद हो जाए, ताकि इसको बोर्ड में कई बार ये आया हुआ है, इसका डेरिवेशन भी, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इसका पीडीएफ आप यूट्यूब चैनल पे मैं लिंक भी दे दूंगा। उसके अलावा आप उमंग क्लासेस प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर सब कुछ आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, एक बार बता चुका हूं, एक बार और बता दे रहा हूं आपको। यहां प्लस क्यू चार्ज है और यहां कितना चार्ज था, माइनस क्यू। किस सरफेस पे, इस वाले पे, है ना। ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। जब ये न्यूट्रल था पहले, लेकिन चार्ज कर दिया गया, ठीक है, ताकि इसका पोटेंशियल कम हो जाए। और यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन किधर, प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से होती है, प्लस से माइनस की तरफ। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, और इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। इनके बीच की दूरी तुमने कितनी ली थी, डिस्टेंस d, और प्लेटों का एरिया कितना लिया था, a। आगे ना, बस। तो अब आपने एक रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसमें आप पढ़े थे कि E इज इक्वल टू V बाई डी होता है। E इज इक्वल टू V बाई डी। तो V इज इक्वल टू कितना होगा, ED। V इज इक्वल टू ED। तो E तो पता है तुम्हें कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू कौन, D। तो अगर पोटेंशियल पता लग गया, कैपेसिटेंस बिल्कुल आसान है अगर तुम्हें पोटेंशियल आता है, क्योंकि कैपेसिटेंस में तो कुछ करना ही नहीं है। कैपेसिटेंस तो एक तरीके का रेशियो है चार्ज और पोटेंशियल का। बस पोटेंशियल निकाल दो, चार्ज से डिवाइड कर दो, चार्ज में डिवाइड कर दो। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V, है कि नहीं। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। इधर का मैं यार इरेज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इधर अब इसको यूज करना है, या तो दूसरे साइड पे जाते, कोई नहीं। C इज इक्वल टू हमारा है Q अपॉन V। अब देखो, Q को तो Q ही रहने देंगे, और V को क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D। और सिग्मा आपको पता है, सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये तो सबको पता है यार, 12th में पढ़ रहे हो तो ये चीजें पता होनी चाहिए। सिग्मा इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए। एक होता है लैम्डा क्यू अपॉन एल, और एक होता है डेंसिटी रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें अभी काम का यही पढ़ना है। तो सिग्मा की वैल्यू आप रख दोगे, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन, सिग्मा की वैल्यू क्या रखोगे, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो यहां से देखो कैपेसिटेंस कितना आया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। आई बात समझ में, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और अगर इसमें कोई मान लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता है ना, यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता जिसके रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती, एप्सिलॉन R, तो जाहिर सी बात है उसका कैपेसिटेंस कितना होता, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। तो देखो मैंने वही 4 बातें बताई थी ना, शेप, साइज, प्रेजेंस ऑफ मीडियम और प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर। देखो एरिया, साइज, एरिया साइज, ये क्या बता रहा है, प्रेजेंस ऑफ मीडियम, है ना। और ये बता रहा है शेप के बारे में, पैरेलल प्लेट के शेप में D डिस्टेंस है। क्लियर। तो कुल मिला के आपने 2 चीजों का तो पढ़ लिया। किसका किसका पढ़ा, कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है पैरेलल का, और अगर कोई स्फेरिकल है तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्लियर है। तो ये होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मेट। आगे की क्लासेस में आपको बाकी सारी चीज जो और भी चीजें हैं वो एक साथ क्योंकि रिलीज करूंगा तो आप देख नहीं पाओगे। मुझे पता है कि 100 के देखते होगे, तो 100 के देखोगे तो भाई कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो बाकी आगे के जो लेक्चर्स हैं वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।